गवर्नर अपने डिस्क्रिशन के हिसाब से या अपने इंटरनल स्टाफ की हेल्प से वो इन सारी चीज़ों को इंटरनल एडवाइजर्स के हिसाब से या उनके एडवाइस के हिसाब से वो सारी चीज़ें मैनेज करता था। लेकिन अभी जो न्यू गवर्नमेंट आई, अपनी बीजेपी गवर्नमेंट, उन्होंने इस चीज़ को डिसकंटिन्यू कर दिया। उन्होंने कहा कि हम एक मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी बनाएंगे जिसमें कुछ लोग हमारी गवर्नमेंट के रहेंगे, कुछ आरबीआई के रहेंगे, और वो दोनों मिल करके यानी कंसेंट से किसी भी डिसीजन पे आया जाएगा कि कितनी स्टेप आपको कितनी मीन्स कितनी लिक्विडिटी इन्फ्यूज करनी है, कितनी सक करनी है, रेट्स कैसे रखने हैं, कैसा सीआरआर रहेगा, एसएलआर कितना रहेगा, रेपो रिवर्स रेपो कितना रहेगा, ये सारा हम वोटिंग के थ्रू डिफाइन करेंगे और जिधर ज़्यादा लोग होंगे वही चीज़ फाइनल मॉनेटरी पॉलिसी स्टेटमेंट में इशू करी जाएगी या पब्लिश की जाएगी। अब मॉनेटरी पॉलिसी को जो हेड करेगा वो गवर्नर करेगा ऑब्वियसली, क्योंकि आरबीआई का मेन रोल ही है मॉनेटरी अथॉरिटी का। तो आरबीआई की जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी रहेगी उसे आरबीआई ही हेड करेगा। और इसका जो मेन मकसद था एमपीसी को कॉन्स्टिट्यूट करने का, कि हम मॉनेटरी पॉलिसी को, अभी इससे पहले क्या था कि हम इन्फ्लेशन के टारगेट को नहीं लेकर के चलते थे, बस हम ये देखते थे कि अगर इन्फ्लेशन ज़्यादा हो रही है तो हम उसको मीन्स जो भी हमारे एडवाइजर्स रहते थे उनके थ्रू हम उसे कुछ कम कर देते थे, और अगर कम है तो हम फिर इन्फ्यूज़ करते थे। लेकिन अभी एक डेफिनेट टारगेट रखा गया, एक आइडियल टारगेट रखा गया है कि हमें इन्फ्लेशन का जो टारगेट रखना है वो 4 पे रखना है, विद +-2 के फ्लक्चुएशन से। यानी इन्फ्लेशन रहेगी तो 4%, इसमें 2 और +2 और -2 का फ्लक्चुएशन बियरेबल है। यानी इन्फ्लेशन को फिर रहना किसके बीच में है, -2 से 6 की तरफ। यानी इन्फ्लेशन इससे बाहर, सॉरी 2 से 6 की ओर, यानी इन्फ्लेशन इससे बाहर नहीं रहना चाहिए। अगर इससे बाहर हुई तो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी को रिपोर्ट करना पड़ेगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को। अब मैं ये तो मैंने बता ही दिया कि अभी जो एमपीसी को रिप्लेस करा गया है वो इस सिस्टम से रिप्लेस किया गया जहाँ पर सोल डिस्क्रिशन आरबीआई गवर्नर का होता था, तो अभी एनपीसी के हिसाब से सारा काम होता है, मॉनेटरी पॉलिसी पब्लिश की जाती है। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी को अमेंडमेंट में डिफाइन किया गया है सेकेंड आपका ये 2nd 3rd ऑफ आरबीआई एक्ट 1934, और सब सेक्शन 1 है इसका 45ZB, जिसमें से मॉडिफाई आप कह सकते हैं अमेंडमेंट के थ्रू इन्हें ऐड किया गया है। अब एमपीसी में होता कौन कौन है, एक तो आपका गवर्नर जो रहेगा वो एक्स ऑफिशियो रहेगा, यानी जो भी गवर्नर रहेगा बाय डिफॉल्ट इसका हेड रहेगा। फिर डेप्यूटी गवर्नर बैंक का इंचार्ज रहेगा मॉनेटरी पॉलिसी का, और ये भी आपका एक्स ऑफिशियो जो भी होगा बाय डिफॉल्ट वो भी होगा। एक ऑफिसर बैंक का होगा जैसे सेंट्रल बोर्ड नॉमिनेट करेगा, मीन्स सेंट्रल बोर्ड किसका, आरबीआई का। ठीक है, आरबीआई का सेंट्रल बोर्ड एक ऑफिसर को, बैंक के ऑफिसर को नॉमिनेट करेगा, वो रहेगा इसमें। फिर आपका एक आईएसआई यानी इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट के मेंबर एक रहेंगे, जो अभी इस समय कौन है, चेतन घाटे, श्री चेतन घाटे इसके मेंबर हैं। और नेक्स्ट है आपके दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स के मेंबर हैं आपके प्रोफेसर पामी दुआ, ये भी इस मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के मेंबर हैं। नेक्स्ट इज इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट अहमदाबाद के आपके मिस्टर रविंद्र एच ढोलकिया प्रोफेसर, ये भी मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी में आए हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की रिकमेंडेशन पे। अब आरबीआई बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स का यूज़ करती है इस मनी कंट्रोल के या मनी सप्लाई को मैनेज करने के लिए। उनको हम 2 टाइप में डिवाइड कर सकते हैं, डायरेक्ट इंस्ट्रूमेंट्स और इनडायरेक्ट इंस्ट्रूमेंट्स। सबसे पहले हम लोग मॉनेटरी अथॉरिटी के डायरेक्ट इंस्ट्रूमेंट्स को पढ़ते हैं। तो उसमें सबसे पहले जो आता है आपका सबसे इंपॉर्टेंट है कैश रिजर्व रेशियो 4%। ये कुछ पार्ट होता है बैंक्स के नेट डिमांड एंड टाइम लाइबिलिटीज़ का, NDTL, नेट डिमांड एंड टाइम लाइबिलिटीज़ मीन्स जो आप सेविंग अकाउंट में रखते हैं उसे आप डिमांड लाइबिलिटी बोलते हैं। मीन्स आप अगर अकाउंट में अपने 20 लाख रख रखे हैं सेविंग अकाउंट में, तो आप जब चाहेंगे तब आप इसको मांग सकते हैं बैंक से और बैंक को इसे देना पड़ेगा, तो ये बैंक की डिमांड लाइबिलिटी है। ठीक है, टर्म लाइबिलिटी यानी अगर आप सपोज करो कि आपने 10 लाख की एफडी करा रखी है, तो ये बैंक के लिए टर्म लाइबिलिटी है। डिमांड करने पे मिल आपको ये भी जाएगी, लेकिन क्योंकि ये सिक्योर्ड या कुछ टाइम के लिए रखी जाती है तो इसके डिमांड करने के चांसेस एकदम लो होते हैं। तो हम इसे मान के चलते हैं कि हमारी टर्म लाइबिलिटी है और हमें उस पर्टिकुलर पॉइंट पर कस्टमर को पे करनी है। अगर मान लो आप उससे पहले अगर आप बैंक से कहते हो कि हमें ये पे किया जाए, तो उसके लिए फिर आपको कुछ पेनाल्टी या कुछ चार्जेस भी बैंक को देने पड़ते हैं। इसलिए कोई भी फ्लोर आप सीलिंग लिमिट नहीं होती है, मीन्स ये ज़ीरो भी हो सकता है, और अपर जितना भी आरबीआई अपने डिस्क्रिप्शन पर डिसाइड करे, इस पर आरबीआई बैंक्स को कोई भी इंटरेस्ट नहीं देती है।
नेक्स्ट आपका पेनाल्टी, अगर आप नहीं मेंटेन करते हैं CRR तो उसकी पेनाल्टी क्या है, बैंक रेट प्लस 3%। बैंक रेट क्या है अभी हम लोग देख लेंगे। तो बैंक रेट जो भी रहेगा उस पर 3% ज़्यादा पर एनम मीन्स ऐड कर देंगे, और पर एनम आपको उतना पेनाल्टी देनी पड़ेगी। तो अगर मान लें कि बैंक रेट आपका 7% है, तो 3% यानी 10% पर एनम की पेनाल्टी आपको देनी पड़ेगी। और डिफ़ॉल्ट अगर आप कंटिन्यू रखते हैं, यानी एक साल तो आपने दे दिया, अगले साल भी आपका वही रवैया रहा, तो आपको फिर 2% और बढ़ा दिया गया, यानी अब 7+5 यानी 12% पर एनम की पेनाल्टी लगेगी। लेकिन यहाँ पर भी आप नहीं छोड़े जाएंगे। अगर आपने डिफ़ॉल्ट कंटिन्यू रखा, मीन्स अल्टरनेट, जैसे मान लेते हैं कि एक साल आपने डिफ़ॉल्ट किया, आपने पेनाल्टी पे कर दी, नेक्स्ट ईयर आपका सही चला, फिर आप थर्ड ईयर फिर डिफ़ॉल्ट करने लगे आप, मीन्स फिर आप अपना CRR नहीं मेंटेन कर रहे हैं, तो आपको उसके लिए बैंक को ये बताना पड़ेगा कि आपने किस डेट को डिफ़ॉल्ट किया, कितने अमाउंट से आप रह गए, शॉर्टेज क्या थी, और रीज़न क्या था डिफ़ॉल्ट का। ठीक है, किस रीज़न की वजह से आपने डिफ़ॉल्ट किया या आपने CRR नहीं मेंटेन किया। प्लस इसके बाद भी आपको एक चीज़ और भी बतानी है कि इस डिफ़ॉल्ट को डिसकंटिन्यू करने के लिए, यानी डिफ़ॉल्ट दोबारा ना हो, इसके लिए आपने क्या एक्शंस लिए हैं, उसकी भी रिपोर्टिंग आपको RBI को करनी पड़ेगी। नेक्स्ट है स्टेचुरी लिक्विडिटी रेशियो, यानी कि SLR। ये वो परसेंट होता है NDTL का जो बैंक को सेफ और लिक्विड एसेट्स में इन्वेस्ट करना रहता है, जैसे कि आप कह सकते हो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़, कैश या गोल्ड। इन्हें सेफ क्यों बोलते हैं, देखिए यहाँ पर गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ हैं, गवर्नमेंट सिक्योरिटी यानी सेंट्रल गवर्नमेंट की यहाँ पर गारंटी है, तो ये सिक्योर तो ऑब्वियसली है। कैश इसलिए सिक्योर्ड है क्योंकि कैश जो आपने रखा वो तो आपके हाथ में है, वो कहीं तो है नहीं कि आपने किसी इंस्टीट्यूशन में शेयर मार्केट में इन्वेस्ट कर रखा है, तो अगर उनको लिक्विड कराना है तो कुछ टाइम लगेगा, कुछ प्रोसेस होगी, या फिर आपने कोई लैंड खरीद के डाल दिया तो उस लैंड को आपको सेल करने में टाइम लगेगा। तो कैश क्या है आपका, सेफ ही तो है कि आपके हैंड में है, तुरंत जब भी आप चाहेंगे वो आपके लिए अवेलेबल हो जाएगा। नेक्स्ट गोल्ड, गोल्ड भी सिक्योर्ड है क्योंकि इसकी वैल्यू कहीं भी डिमिनिश नहीं होती है और उसमें कोई डेप्रिसिएशन भी नहीं होता है। अगर आप SLR को मेंटेन नहीं करते हैं तो इसकी जो पेनल्टी है वही CRR की तरह, बैंक रेट प्लस 3%। अगर कंटिन्यू रखेंगे आप डिफ़ॉल्ट को तो BR प्लस 5%। इसमें भी आपको रिपोर्टिंग करनी पड़ेगी किस डेट को आपने डिफ़ॉल्ट किया, कितने अमाउंट से डिफ़ॉल्ट किया और क्यों डिफ़ॉल्ट किया, और प्लस आपने उस डिफ़ॉल्ट को डिसकंटिन्यू करने के लिए क्या एक्शन लिए, वो एक्शन की रिपोर्टिंग भी आपको RBI को करनी है। रीफाइनेंस फैसिलिटी भी RBI प्रोवाइड करती है। रीफाइनेंस फैसिलिटी को अगर हम नॉर्मल लैंग्वेज में समझें कि होता क्या है जनरली कि बैंक में अगर मान लीजिए किसी का एक 2 व्हीलर लोन चल रहा था, ठीक है, वो 80 या 90% पे ऑफ हो गया था। ठीक, तो हमने क्या किया कि अब वो बंदा या वो कस्टमर 4 व्हीलर लेना चाहता है, ठीक है, तो अभी हम उसको क्या करेंगे कि उससे हम ये बोलेंगे कि हम आपका 4 व्हीलर लोन करे दे रहे हैं, ठीक है, लेकिन आप इसमें अपनी सफिशिएंट मार्जिन डालिए और जो भी हमारा आपका पुराने लोन में जो भी अमाउंट आपका ड्यू है वो अमाउंट को आप फिल करिए या उसको आप पे करिए, और उसके बाद आप इस जो भी हम आपको सैंक्शन करेंगे उससे आप 4 व्हीलर परचेज कर सकते हैं। यानी सीधा सीधा ये मतलब है कि पुराने लोन को बंद करके नया लोन देना कस्टमर को, यही रीफाइनेंस फैसिलिटी है। और यही अगर RBI और बैंक्स के बीच में होता है तो हम इसे आप रिफाइनेंस फैसिलिटी बैंक लेवल पे कह सकते हैं, ठीक है, अदरवाइज आप ब्रांच लेवल पे कह सकते हैं। इनडायरेक्ट इंस्ट्रूमेंट, अब इनडायरेक्ट इंस्ट्रूमेंट में सबसे इंपॉर्टेंट जो आपका है ये लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी। यहाँ पर जो दो रेट्स काम आते हैं वो आपके रेपो रेट होते हैं, दूसरा होता है रिवर्स रेपो रेट। और इस पूरे ट्रांजैक्शन को क्या बोलते हैं, रेपो। रेपो का क्या मतलब है, रीपर्चेस ऑपरेशन, ठीक है। अब यहाँ पर रीपर्चेस का क्या मतलब है, रीपर्चेस का मतलब ये है कि बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन और RBI के बीच में एक डील होती है कि हमें कुछ अगर लोन आपसे लेंगे तो हम आपको सिक्योरिटीज़ देंगे, लेकिन हम ये प्रॉमिस करते हैं आपसे कि कुछ डेफिनेट टाइम के बाद वो सिक्योरिटीज़ हम आपसे रीपर्चेस कर लेंगे यानी दोबारा खरीद लेंगे। तो सपोज करते हैं कि बैंक्स RBI के पास जाते हैं, कहते हैं हमें कुछ पैसे की ज़रूरत है और ये हमारी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ आप रख लीजिए अपने पास एज अ कोलेट्रल या एज अ सिक्योरिटी। तो जो लोन बैंक RBI बैंक को देगी उस पर कितना चार्ज करेगी, रेपो रेट के बराबर। रेपो रेट इस समय कितना है, 6%, ठीक है। अब मान लेते हैं आपके 14 डेज कंप्लीट हो गए, तो अभी क्या होना है कि सिक्योरिटीज़ RBI के पास है और बैंक को वो सिक्योरिटीज़ रीपर्चेज करनी है। तो जब दोबारा खरीदेगी तो बैंक कुछ पैसा RBI को देगी
और जब बैंक कुछ पैसा आरबीआई को देगी तो आरबीआई उसमें इंटरेस्ट कितना देगी, 5.75%। यानी जब आरबीआई आपसे लेगी तो हायर इंटरेस्ट, मतलब आपको जब लेंड करेगी तो हायर परसेंटेज पे करेगी, लेकिन जब खुद को देना होगा तो वो कम पे देगी, यानी 5.75% पे रहेगी। तो ये आपका रीपर्चेज बेसिस पे होता है। और आई थिंक ये रीपर्चेज आपको समझ में आ गया होगा। रीपर्चेज का मतलब ये है कि हम गवर्नमेंट सिक्योरिटी दे करके कुछ लोन लेते हैं, कुछ पैसा लेते हैं आरबीआई से, इस प्रॉमिस के साथ कि वो सिक्योरिटीज हम दोबारा रीपर्चेज कर लेंगे। यही यहाँ पर इसका रोल है। और इस समय जो रिवर्स रेपो रेट है वो 6% है, और रिवर्स रेपो जो है 5.75%। ये सारे रेट्स आप एग्जाम में याद करके जाइएगा, हो सकता है क्वेश्चन आ जाए। और फिर नेक्स्ट है आपका ओपन मार्केट ऑपरेशन। इनडायरेक्ट टूल ये भी है। इनडायरेक्ट टूल इन्हें इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि डायरेक्टली लिक्विडिटी को इन्फ्लुएंस नहीं करते हैं, कुछ टाइम के बाद करते हैं। अभी नेक्स्ट इसमें क्या होता है ओपन मार्केट ऑपरेशन में, इसमें गवर्नमेंट सिक्योरिटीज का सेल और परचेज होता है, ठीक है, ऑन बिहाफ ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट, आरबीआई करती है। इसमें आप ये देख सकते हैं कि आरबीआई यहाँ पर बैंक गवर्नमेंट के लिए कौन सा काम कर रही है, बैंकर का काम कर रही है, ठीक है ना। वो आरबीआई के बिहाफ, सॉरी आरबीआई बैंक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के बिहाफ पर उनकी सिक्योरिटीज़ का सेल और परचेज कर रही है। क्यों? क्योंकि उनको कुछ पैसे की ज़रूरत है। अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को कुछ पैसे की ज़रूरत है तो वो ये कहेंगे कि कुछ इतनी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ आप छाप करके और मार्केट में सेल कर दीजिए, ठीक है, और सेल करके जो भी पैसा होगा वो हमें दे दीजिए। तो ये काम कौन करेगा? आरबीआई करेगी। इसे ही हम ओपन मार्केट ऑपरेशन करते हैं, क्योंकि ये गवर्नमेंट सिक्योरिटीज ओपन मार्केट में सेल और परचेज होती हैं। नेक्स्ट है आपका मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी, एमएसएफ। इस समय इसका रेट कितना है? 6.25। ये होता क्या है? इसमें ये होता है कि शेड्यूल कमर्शियल बैंक ओवरनाइट, यानी एक रात के लिए, एक दिन के लिए अपने डिस्क्रिशन पर अपने एनडीटीएल का 1% लेंड मतलब बोरो कर सकती हैं। किससे? आरबीआई से। अभी यहाँ पर 1% एनडीटीएल का क्या मतलब है? मान लेते हैं आपकी नेट डिमांड टाइम लायबिलिटीज आज के दिन कितनी है? 100 करोड़, ठीक है। तो अगर आपको एमएसएफ में बोरो करना है तो आप ओनली 1 करोड़ रुपए 1 करोड़ रुपीज़ आप बोरो कर सकते हैं, और आप को उसके बदले में, उसके अगेंस्ट में रेट ऑफ इंटरेस्ट इस समय कितना देना पड़ेगा? 6.25 देना पड़ेगा। डिस्क्रिशन का मतलब यहाँ पर ये है कि आप मैक्सिमम 1 करोड़ कर सकते हैं, और बाकी आप इसके अंदर आपको 50 चाहिए, 60 चाहिए, 40 चाहिए, वो आपका डिस्क्रिशन है कि आप अपने हिसाब से डिसाइड कर लो। इसमें मिनिमम जो रिक्वेस्ट साइज रहेगा आपका 1 करोड़ रहेगा, यानी 1 करोड़ से नीचे आप इसमें नहीं ले सकते हैं, और 1 करोड़ के मल्टीपल में आप इससे ऊपर फिर लेते जाएंगे। अब लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी जो हमने पढ़ा, उसमें हमने क्या पढ़ा था? रेपो रेट एंड रिवर्स रेपो रेट, और ये आपका आ गया एमएसएफ। दोनों में ही लेंडिंग की बात हो रही है, और उसमें क्या हो रहा है? आरबीआई बैंक्स को लेंड कर रही है। अब इसमें डिफरेंस क्या है जरा देख लेते हैं, क्योंकि अगर हमें डिफरेंस नहीं पता रहेगा तो हम कहीं ना कहीं कंफ्यूज हो जाएंगे। तो एलएएफ क्या है? लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी है। एमएसएफ का फुल फॉर्म होता है मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी। एलएएफ में जो मिनिमम बिड अमाउंट होता है वो 5 करोड़ होता है, ठीक है, और एमएसएफ में 1 करोड़। जितने भी आरबीआई के क्लाइंट्स हैं, सारे के सारे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, बैंक्स, एवरीथिंग, सब के सब एलएएफ में लोन बोरो ले सकते हैं या बोरो कर सकते हैं आरबीआई से। लेकिन एमएसएफ में सिर्फ शेड्यूल कमर्शियल बैंक्स ही पार्टिसिपेट कर सकती हैं। बैंक कैन नॉट सेल गवर्नमेंट सिक्योरिटी टू आरबीआई, दैट इज पार्ट ऑफ द एसएलआर कोटा। अच्छा, ये चीज़ आप देखिएगा कि आप, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान से सुनिएगा, ये इतनी जल्दी आपके समझ में हो सकता ना आए। रेपो रेट में और एमएसएफ में ये सबसे बड़ा डिफरेंस है, ठीक है। इसमें आप क्या करते हो कि जब रेपो रेट में आप कोई चीज़ खरीदते हो तो आप कोलेट्रल देते हो ना, ठीक है, आरबीआई को, और वो कोलेट्रल क्या होती है? गवर्नमेंट सिक्योरिटीज होती है। तो आप इस चीज़ का ध्यान रखना कि ये गवर्नमेंट सिक्योरिटीज एसएलआर कोटा से नहीं होनी चाहिए। यानी ऐसा ना हो कि एसएलआर में जो आपने सिक्योरिटीज़ बचा करके रखी हैं या जो आपने मेंटेन करके रखी हैं गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़, जो भी आरबीआई के इंस्ट्रक्शन है उसके अकॉर्डिंग, तो आप उन सिक्योरिटीज़ का यूज़ एलएएफ में यानी लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी में बोरो करने के लिए नहीं कर सकते हैं किसी भी कीमत पर। लेकिन एमएसएफ में अगर आपको बोरो करना है तो आप एसएलआर सिक्योरिटीज़ का यूज़ कर सकते हैं। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट डिफरेंस है इन दोनों के बीच में। और देखिएगा आपको समझ में आता है कि नहीं आता है। मैं एक बार फिर से बता देती हूँ कि बैंक्स अगर एलएएफ में
पैसा बोरो करती हैं तो वो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ जो SLR कोटा में उन्होंने बचा के रखी हैं, जो उन्हें रखनी पड़ रही हैं RBI के इंस्ट्रक्शन पर, वो उनका यूज़ किसी भी कीमत पर नहीं कर सकती। SLR के ऊपर जितनी भी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज आप उनका यूज़ कर सकते हो एज अ कोलेट्रल, लेकिन मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी में आप इन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज यानी SLR कोटा की गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ का भी आप यूज़ कर सकते हो। LAF लेंडिंग रेट इज ऑलवेज रेपो रेट, ठीक है। ये रेपो LF जो भी लेंडिंग रेट रहता है वो रेपो रेट रहता है, और ये 3% नहीं होगा, सॉरी ये गलती से लिख गया है। MSF का लेंडिंग रेट आपका रेपो रेट से ज़्यादा रहेगा, ये ध्यान रखिएगा। MSF इज ऑलवेज ग्रेटर देन रेपो रेट। अभी आपका हम देखते हैं MSF कितना है 6.25 और रेपो कितना है 6%, ठीक है। तो देखिए आप MSF आपका रेपो रेट कितना है 6% और MSF कितना है 6.25%, यानी MSF इज ऑलवेज ग्रेटर देन LAF। नेक्स्ट है आपका बैंक रेट। बैंक रेट आपका ऑफिशियल रेट ऑफ इंटरेस्ट है जिस पर बैंक्स, कमर्शियल बैंक्स, कोऑपरेटिव बैंक्स और डेवलपमेंट बैंक्स RBI से लोन लेती हैं, ठीक है। ये ऑफिशियल रेट ऑफ इंटरेस्ट है और इस समय कितना है 6.25। अब इसको भी रेपो रेट से आप कंफ्यूज कर सकते हो कि भाई बैंक रेट में भी लोन ले रही थी, रेपो रेट में भी लोन ले रही थी, इन दोनों में डिफरेंस क्या है। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो बैंक रेट और रेपो रेट में जो मेन डिफरेंस है कि बैंक रेट का जो यूज़ होता है वो आप बिना कोलेट्रल के लिए लोन ले सकते हो, ठीक है। यानी एक तरीके से क्लीन लोन होता है बैंक के लिए। लेकिन रेपो रेट में आपको सिक्योरिटी देनी पड़ेगी, जैसा कि मैंने बताया था, जो कि SLR कोटा के बाहर की सिक्योरिटीज रहेंगी वो आपको देनी पड़ेंगी। तो ये आपका रेपो और बैंक रेट में मेन डिफरेंस है। नेक्स्ट है आपका मार्केट स्टेबलाइजेशन स्कीम। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट स्कीम है। इसका मतलब क्या है, हम इसके नोमेनक्लेचर से ही समझते हैं। यानी मार्केट को स्टेबलाइज करने वाली स्कीम, उसे क्या बोलेंगे, मार्केट स्टेबलाइजेशन स्कीम। मार्केट स्टेबलाइजेशन स्कीम मॉनेटरी पॉलिसी इंटरवेंशन का काम करता है, जो RBI किस लिए करती है, एक्सेस लिक्विडिटी को विड्रॉ करने के लिए। अब ये किस टाइप की लिक्विडिटी होती है जिसको RBI विड्रॉ करती है। हम सभी जानते हैं कि जो भी इंटरनेशनल स्टैंडर्ड है उसमें सारी करेंसीज USD में कंपेयर की जाती हैं, ठीक है। सारी करेंसीज USD में कंपेयर की जाती हैं। यानी अगर हमें इंटरनेशनल लेवल पर अपनी करेंसी की वैल्यू बतानी है तो हमें ये बताना पड़ेगा कि 1 USD कितने रुपीज़ के बराबर है। ये हमारा इंटरनेशनल फॉरेन एक्सचेंज में ये रेट यूज़ होते हैं। तो इस रेट को स्टेबलाइज करने के लिए, और ये रेट डिपेंड किस पे करता है, यानी कब हमारा रुपी स्ट्रांग रहेगा। यानी कि 1 USD अगर मान लेते हैं इस समय आपका 63 है, ठीक है। अब हम इसको 64 हमें करना है या 62 करना है, तो ये डिपेंड किस पे करेगा। यानी ये चीज़ें कैसे डिसाइड हो रही हैं, ये इस चीज़ से डिसाइड हो रही है कि आपके कंट्री में, आपकी इकोनॉमी में डॉलर यानी USD की डिमांड और सप्लाई कितनी है। डिमांड का मतलब कि हम बाहर कितना इन्वेस्ट कर रहे हैं, ठीक है। और सप्लाई मतलब इन्वेस्ट कितना कर रहे हैं USD में। और सप्लाई का मतलब ये है, डिमांड ये हो गया, यानी अगर एक एग्जांपल लेकर के हम इस बात को समझें कि मान लीजिए कि आपको जाना है न्यूयॉर्क, ठीक है। आप न्यूयॉर्क जाना चाहते हैं घूमने के लिए किसी भी पर्पज़ से। अब वहाँ पर आपके रुपीज़ तो नहीं चलने वाले भाई, वहाँ क्या चलेगा, USD। आप RBI के पास गए अपने 25 लाख रुपीज़ लेकर के, आपने कहा कि हमें ये आप हमें डॉलर में करके दीजिए, ठीक। अब मान लेते हैं कि आप तो 25 लाख दिए RBI को, लेकिन RBI के पास फॉरेन एक्सचेंज कितने का है, सिर्फ और सिर्फ 20 लाख का है, ठीक है। तो इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि डॉलर की डिमांड तो ज़्यादा है लेकिन हमारे पास पैसा नहीं है, यानी सप्लाई कम हो गई। तो इससे क्या होगा, USD आपका इंक्रीज हो जाएगा और रुपी की वैल्यू डिक्रीज हो जाएगी। यानी अगर एक करेंसी इंक्रीज होगी ऑब्वियसली दूसरी डिक्रीज ही होगी। इसका मतलब है कि USD आपकी इंक्रीज हो जाएगी। लेकिन अगर इसके अगेंस्ट हो कि आप लेने जाओ 25 लाख का और RBI के पास है 1 करोड़ का USD अगेंस्ट रुपीज़, 1 करोड़ रुपीज़ के अगेंस्ट का USD, तो इससे क्या हो गया
कि यूएसडी हमारे पास सप्लाई में ज़्यादा है और डिमांड उसकी कम है, इस केस में हमारा रुपी स्ट्रांग रहेगा। ठीक है, तो ये जो इससे जो एक्सेस लिक्विडिटी क्रिएट होती है, यानी जो भी फॉरेन एक्सचेंज को मेंटेन रखने के लिए, इस रेट को मेंटेन करने के लिए कभी कभी आरबीआई क्या करती है, ये फॉरेन एक्सचेंज को मार्केट से उठाती है, यानी परचेज करती है। तो जब वो फॉरेक्स यानी यूएसडी को अगर परचेज करेगी तो आपको कुछ रुपए देगी। कितने रुपए देगी? मान लेते हैं कि 63 रुपीज़ आपको एक यूएसडी का दे रही है और आप उन्होंने 100 यूएसडी आपसे परचेज किए, तो आप मार्केट में कितना पैसा आ गया? 6,300, यानी इतना रुपया मार्केट में आ चुका है। ये मार्केट में लिक्विडिटी ही तो इंक्रीज कर रहा है। तो इस टाइप की लिक्विडिटी अगर सक करनी है तो आरबीआई अपने मार्केट स्टेबलाइजेशन के टूल को यूज़ करेगा और फिर वो क्या करेगा, फिर वो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज इशू करेगा और वो गवर्नमेंट बॉन्ड्स इशू करता है और गवर्नमेंट बॉन्ड्स के थ्रू वो लिक्विडिटी सक करता है। यानी आपको वो गवर्नमेंट बॉन्ड्स देता जाएगा और आपसे कहेगा कि वो पैसा आप हमें दीजिए और ये बॉन्ड्स आप रखिए। तो वो सिक्योरिटी यानी जो भी 6,300 की एक्सेस लिक्विडिटी थी वो आरबीआई के पास आ गई और आपके पास गवर्नमेंट के बॉन्ड पहुंच गए। जब मार्केट स्टेबलाइजेशन स्कीम के अंडर में कोई बॉन्ड इशू किए जाते हैं तो उन्हें क्या बोलते हैं? मार्केट स्टेबलाइजेशन बॉन्ड। ये देखिए, अगर आप मार्केट स्टेबलाइजेशन स्कीम में किसी बॉन्ड्स का आप इशू कर रहे हैं तो क्या बोलेंगे? मार्केट स्टेबलाइजेशन बॉन्ड। तो इस तरीके से आपका मार्केट स्टेबलाइजेशन स्कीम का रोल होता है और इस तरीके से ये सीन में आती है। तो हमने इस तरीके से आरबीआई मीन्स अपने बैंकिंग रेगुलेशन में आरबीआई जो हमारी मॉनेटरी अथॉरिटी है उसके बारे में हमने पूरा पढ़ा, उसका रेगुलेशन कहाँ पे मतलब कैसे किस तरीके से रेगुलेट करती है, उसके ऑब्जेक्टिव क्या है, मेंस क्या है, रोल्स क्या है, किन किन टूल्स के थ्रू वो मॉनेटरी अथॉरिटी का रोल प्ले करती है। हमने सारी चीज़ जितनी एक्वायर्ड थी हमने सारे के सारे कॉर्नर्स को टच किया है एग्जाम के पर्पज से, जितनी भी चीज़ें इंपॉर्टेंट थी। अब फटाफट 2 मिनट में आपकी क्वेरीज देख लेते हैं जो आपने लास्ट वीडियोस में पूछी थी। तो एक क्वेरी थी कि जेआईबी और सीआईबी में क्या डिफरेंस है। तो जेआईबी और सीआईबी में ये डिफरेंस है कि जो जेआईबी क्वालिफाइड है वही सीआईबी का एग्जाम दे सकता है और ये एक एडवांस लेवल का एग्जाम है सीआईबी वाला, और डीबीएफ का एग्ज़ाम कोई भी दे सकता है। तो अगर डीबीएफ वाला जेआईबी सीआईबी एग्ज़ाम देना चाहता है तो पहले डीबीएफ वाले को अपना सर्टिफिकेट जेआईबी में कन्वर्ट कराना पड़ेगा और वो तभी कन्वर्ट होगा जब वो किसी नेशनलाइज बैंक को ज्वाइन करेगा। तो जेआईबी देने के बाद ही आप सीआईबी एग्ज़ाम दे सकते हैं जो एडवांस लेवल है। नेक्स्ट एक फ्रेंड ने रिक्वायरमेंट एक डिमांड रेज करी कि आप वीडियोज़ इंग्लिश में बननी चाहिए, तो उसके लिए सफिशिएंट नंबर ऑफ़ पीपल जब भी हमें बोलेंगे मीन्स क्योंकि इट टेक लॉट ऑफ एफर्ट्स, तो अगर बहुत सारे लोग इस चीज़ को डिमांड करेंगे तो हम ज़रूर इस चीज़ को कंसीडर करेंगे। नेक्स्ट एक पर्सन ने ये भी बोला कि वीडियोस थोड़ा स्लो जा रही हैं। तो फ्रेंड्स जेआईबी और डीबीएफ की ऑडियंस बहुत ज़्यादा है क्योंकि ये एग्ज़ाम कोई भी अप्लाई कर सकता है, तो हमें सारे सबके समझने का तरीका अलग अलग होता है, तो उन सभी चीज़ों को हमें कंसीडर करना है। तो इस तरीके से हम यहाँ पर स्टडी आईक्यू क्वालिटीज़ को बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकता क्योंकि हमें सारी मतलब अपनी रीच हर एक बंदे तक पहुँचानी है। जो बंदा इस एग्जाम अगर इस वीडियो को देखता है, इसके टच में आता है, तो उससे सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर होने चाहिए, चाहे भले उसके समझने का तरीका कुछ भी हो। मीन्स हो सकता है वो हाई लेवल टर्म्स या तेज स्पीड नहीं समझ सकता है, या फिर जो भी उसका लेवल है उस लेवल तक हम जाने की कोशिश कर रहे हैं ताकि ये वीडियोस जो भी जितने लोग इस वीडियो को देखें उन्हें सारे टर्म्स क्लियर हो जाएं। तो यहाँ पर तो हम कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते, लेकिन हाँ अगर जब हम सीआईबी की वीडियोस लेकर के आएंगे क्योंकि वो एडवांस एग्जाम है और हमें ये भी पता है कि सीआईबी का एग्जाम वही देगा जो जेआईबी का दे चुका होगा। इट मीन्स सीआईबी को देखने वाले जेआईबी की बेसिक नॉलेज रखते होंगे तभी उन्होंने जेआईबी का एग्ज़ाम क्लियर किया, तो वहाँ पर हम एडवांस या हम फास्ट लेवल पे जा सकते हैं। बाकी अगर आप मुझे फॉलो करना चाहते हैं, एक फ्रेंड ने ये भी पूछा था कि एक लिंक चाहिए उसे फॉलो करने के लिए, तो ये आप मुझे ट्विटर पे फॉलो कर सकते हैं। ये मेरा लिंक ट्विटर लिंक और ये मेरा ट्विटर प्रोफाइल है रूबी गुप्ता के नाम से। आप यहाँ पर मुझे फॉलो कर सकते हैं अगर आप जेआईबी के रिलेटेड वीडियोज़ और अपडेट्स या नोटिफिकेशंस के बारे में अपडेट चाहते हैं। नेक्स्ट एक जीमेल आईडी भी मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। इसमें अगर आप कोई क्वेरीज है आपकी मीन्स अगर मैंने कोई वीडियोस कोई क्वेश्चन समझाया है, कोई कंसेप्ट समझाया है और आपको नहीं समझ में आया है, आप या उसके कॉन्ट्रैक्ट में या कॉन्ट्राडिक्शन में आप कोई क्वेश्चन पुट करना चाहते हैं या कुछ भी पूछना है आपको, तो आप इस पर अपनी रेलेवेंट क्वेरीज आप इस पर मेल कर सकते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग और कीप शेयरिंग दिस वीडियो टू योर फ्रेंड्स कलीग्स, और जो भी बैंकर्स इस वीडियो को देख रहे हैं वो अपने कलीग के साथ शेयर करें और लोगों तक पहुँचाएँ ताकि जितने भी बैंकर्स हैं स्पेशली वो इस एग्ज़ाम को क्लियर कर सकें, क्योंकि बैंकर के अंदर ये हमेशा अपनी सर्विस में हमेशा ये चाह रहती है कि एग्ज़ाम में क्लियर कर लूँ, और उनके अंदर एक अजीब या कह सकते हैं एक अलग ही एक्साइटमेंट होती है। तो जो बैंकर्स देख रहे हैं वो आप इसे ज़रूर शेयर करें अपने कलीग्स के साथ, अपने फ्रेंड के साथ, और जो नॉन बैंकर्स देख रहे हैं वो डीबीएफ की तैयारी करें
वो भी अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और उन्हें भी मोटिवेट करें, उन्हें ये डाउट क्लियर करें कि ये एग्ज़ाम सिर्फ और सिर्फ बैंकर नहीं बल्कि DBA का एग्ज़ाम कोई भी दे सकता है। थैंक यू फ्रेंड्स।